हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फिजिक्स की मास्टर क्लास की सीरीज में। एंड ये 25 दिनों की जो सीरीज है वो आपको आपकी फिजिक्स जीरो से बहुत बेहतर लेवल तक लेके जाने वाली है। एंड इस सीरीज में अपन उन 25 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिन 25 टॉपिक से नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाली थी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। एंड उस वीडियो के कमेंट में इंस्टाग्राम पर और बहुत जगह पर मेरे को डीएम किए गए, कमेंट किए गए कि प्लीज इन 25 टॉपिक को आप पढ़ा दो भैया 25 दिनों के अंदर अंदर। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मैं आपकी हेल्प करने के लिए अब आने वाले 25 दिनों के अंदर अंदर रोज एक लेक्चर आपको एक टॉपिक का मिलेगा जिसमें अपन एक टॉपिक को कवर करेंगे और उस तरह से कवर करेंगे कि उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन अब तक नीट में हर साल पूछा जा रहा था और लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन इस साल भी पूछा जाएगा। तो अपन इस तरह से उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे कि इस बार जैसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाए उसको अपन सॉल्व करके आए। तो बहुत ही आसान सी क्लास होगी। आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनको अपन कवर करेंगे आज के क्लास में। एंड एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं कि इस टाइप के नीट में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए रेजिस्टेंस से वो सब आपसे बनने लगेंगे इस क्लास के बाद, इस क्लास को ध्यान से करने के बाद और इसमें जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनको सॉल्व करने के बाद। ये जो क्लास के नोट्स हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड साथ ही इस वीडियो लेक्चर के एंड होने के बाद मैं आपको एक पूरी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा जिसमें इन टॉपिक पर अब तक कौन कौन से प्रीवियस ईयर किस साल में पूछे जा चुके हैं वो सब उस पीडीएफ में ऐड होंगे। तो आपको ये होमवर्क होगा कि उस पीडीएफ में दिए गए सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। बट वो तभी सॉल्व हो पाएंगे आपसे जब आप अभी की क्लास में जो चीजें पढ़ाई जाए उसको ध्यान से समझे। बिल्कुल अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद बनाएं। बाकी आपको ये नोट्स जो हैं वो भी एज इट इज सॉल्व किए हुए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड अगर आपने फिजिक्स ठीक ठाक पढ़ रखी है तो ये 25 टॉपिक्स आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होंगे और अपन जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करेंगे और उस लेवल तक तैयारी कर लेंगे कि नीट में अपना क्वेश्चन बन जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत मेहनत से ये पीपीटी बनाई गई है, बहुत मेहनत से कंटेंट ढूंढा गया है ताकि आपको डिलीवर किया जाए और बहुत मेहनत कर ये वीडियो आपके सामने आ रही है। आपके सामने 40-50 मिनट की वीडियो आती है पर इसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होती है मेरी। तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। एंड कमेंट में आपका क्या सजेशन है, क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना, पहला पार्ट है आज का जिसमें अपन रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको 100% नीट 2025 के एग्जाम में रेजिस्टेंस का देखने को मिलेगा और दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं रेजिस्टेंस से जो पूछे जाते हैं। पहला, रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ लेंथ एंड एरिया, ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। और दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है और कई बार ऐसा देखा गया दोनों से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस क्लास में, आज की क्लास में अपन दोनों टॉपिक को बहुत बेसिक से कवर करेंगे और हर एक चीज कंप्लीट करेंगे। साथ ही इनके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिसमें आप फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस आया कहां से अपने पास। तो सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस का जनरेशन ओम लॉ से हुआ था। ओम ने नियम दिया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी वायर के दो पॉइंट्स का, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब ये कहा गया कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैथमेटिकली जब उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया गया तो एक कांस्टेंट निकल के आया जिस कांस्टेंट को अपन ने क्या कह दिया, R कह दिया। और उस R को ही अपन ने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस। तो पहली बात यहां से अपन को समझ में आई कि R आया कहां से था, ओम के नियम से आया था। और ओम के लॉ से फिर एक फॉर्मूला बना था V इक्वल्स टू आई आर। और V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से अपन ने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना दिया था, R इक्वल्स टू V बाय I। इससे अपना पहला फॉर्मूला मिल जाता अपन को रेजिस्टेंस का, जो बहुत ज्यादा ही काम में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वो ये है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओपन करंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम में आएगा। तो क्या आप पहले फॉर्मूले को समझे या नहीं समझे, उसके लिए क्वेश्चन आपके सामने है। अपन हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को, हर फॉर्मूले को समझने के बाद क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पोटेंशियल को मैं 2 गुना कर दूं और करंट को अगर मैं हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है भैया यार कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई होता है। अगर V को मैंने 2 टाइम कर दिया और I को मैंने 1/2 टाइम कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, पहला। बिल्कुल गलत है। इसी टाइप की गलती आप नीट में करते हैं जिस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उन गलतियों को अपन आने वाले 25 दिनों में सुधारेंगे। बिल्कुल गलत है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू V बाय आई तो आप गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्यों गलत कर देंगे, थोड़ा सा पीछे एक बार और चलिए। मैंने क्या कहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो क्या आया था, एक कांस्टेंट आया था।
तो आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वी और आई पर डिपेंड नहीं करती है। तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी होगी कि आर की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड नहीं करती है, वी और आई पे। हाँ, फॉर्मूला भले ही है बट वी को चेंज करने पर या फिर आई को चेंज करने पर आर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर नेक्स्ट अपना सवाल है कि फिर आर डिपेंड किस पे करता है। तो आर डिपेंड करता है वायर के मटेरियल पर, उसकी लेंथ पर, उसके एरिया पर और उसके टेम्परेचर पर। ये चार चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और इन चारों पे कैसे डिपेंड करता है वो भी अपन आगे देखेंगे। साथ ही आर की जो यूनिट है वो क्या है, ओम है, जो आप अच्छे से जानते होंगे। अब देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया गया रेजिस्टेंस का, ताकि उसकी डिपेंडेंसी किस पे है वो पता पड़े। तो वो फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहां रो फिर क्या था, एक कांस्टेंट था जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा गया। और वो रो जो था वो किस चीज पर डिपेंड करता था, ना एरिया पर, ना लेंथ पर, ना वी पर, ना आई पर। वो डिपेंड करता था केवल किस पर, मटेरियल पर। और दूसरा टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहला जो अपना कंसेप्ट है वो यहां से पता होना चाहिए कि आर के फॉर्मूले में रो आता है, और वो रो किस पे डिपेंड करता है, वो रो डिपेंड करता है सर मटेरियल पर। अगर आप मटेरियल को चेंज करोगे तो रो की वैल्यू चेंज होगी, और अगर रो की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू चेंज होगी। तो अपन ने पहला पढ़ा था कि आर डिपेंड ऑन मटेरियल, तो मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन ने बोला कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले से अपन को पता पड़ा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आर जो है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता जाएगा। बट जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे, आसान से एग्जांपल से समझना। आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अगर कोई पानी का पाइप है तो उसमें से अगर आपको पानी गुजारना है, इस एंड से उस एंड तक लेके जाना, और वो पाइप में जो पानी गुजर रहा है वो क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में करंट है। ठीक है, तो अगर आपको पाइप के इस छोर से इस छोर तक पानी को लेकर जाना है तो आप जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी रुकावटें बढ़ती जाएंगी, उसको वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर आप एरिया पे बढ़ा दोगे तो एरिया बढ़ा दिया मतलब उसके पास जाने के लिए ज्यादा स्पेस है, तो वो और आसानी से निकलेगा। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता गया, बट लेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता गया। तो ये आसान सा एग्जाम्पल है जिससे आप लेंथ और एरिया का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टेम्परेचर की, तो मैं यहां बात करूंगा कंडक्टर की। तो कंडक्टर के लिए ये कहा गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बट एक होमवर्क में यहां आपको देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछा गया, वो है सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे वेरी करता है, क्या सेम कंडक्टर की तरह या कुछ अलग है। तो आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में दे रखा है, जाकर पढ़ना। और हाईलाइटेड एनसीईआरटी की जो मेरी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें भी मैंने इस चीज को बखूबी मेंशन कर रखा है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब अगर अपन को यहां पता पड़ गया है कि किस किस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू वायर्स इज 1:5। तो यहां बोला गया कि दो मास हैं m1:m2, जिनका रेशियो दिया गया है 1/5, एंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ मतलब L1:L2 कितना दिया गया है 5/1। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मटेरियल आर। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है। आपसे फिजिक्स में सवाल इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपकी अप्रोच गलत होती है। अप्रोच सही होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन को गिवन डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना। जैसे यहाँ बोल रखा था मास का रेशियो दे रखा है, मैंने उसको एक अच्छे फॉर्म में लिख दिया m1/m2, और लेंथ का रेशियो दिया गया था, मैंने लेंथ को भी लिख दिया। इस टाइप से आपको पहले जो डाटा दिए गए हैं उनको लिखना है। देन आपको ये लिखना है कि निकालना क्या है। निकालना क्या है सर, आपको R1/R2 का जो रेशियो है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो एक बार अपन चलते हैं फॉर्मूले की ओर। दिया क्या गया है, निकालना क्या, वो अपन को पता पड़ गया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहां पर L के साथ तो किस तरह वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, वो अपन को पता है, रेशियो दिया गया है। बट क्या A का रेशियो दिया गया, नहीं दिया गया। तो क्या करें, या तो अपन को A को हटाना पड़ेगा इस फॉर्मूले में से, या फिर A का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। यहां पर सर अपन को एक और रेशियो दिया गया है, वो है मास का। तो अपन मास के रेशियो को यूज कर क्या एरिया निकाल सकते हैं या फिर एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब अपन इस ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं समझना। अपन एक चीज जानते हैं सर, क्या जानते हैं भाई, कि रो इक्वल्स टू, रो क्या है, चलो रो छोड़ो, आप डी मान लो। डी है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। और डेंसिटी जो है वो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक है, तो यहां पर अपन को ये पता पड़ा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो लेंथ इनटू एरिया। तो यहां से मैं एरिया इक्वल्स टू लिख सकता हूं m/L। तो यहां मैं लिख सकता हूं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/L। तो a को अब अपन रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं r इक्वल्स टू L/A की जगह m/L। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास L² m। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² m।
तो अब रेशियो निकालना है तो R1 ओपन R2 इक्वल्स टू L1 ओपन L2 का होल स्क्वायर इंटू M नीचे है तो उल्टा लिखेंगे M2 ओपन M1। तो यहां से अपने को पता पड़ गया L1 ओपन L2 कितना दिया गया है 5 ओपन 1, तो उसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा 25 ओपन 1, और M1 ओपन M2 अपने पास कितना है 1 ओपन 5, तो M2 ओपन M1 कितना हो जाएगा 5 ओपन 1, तो यहां से मैं लिख दूंगा 5 ओपन 1 और अपना रेशियो आ जाएगा 125 ओपन 1। तो ये अपना रेशियो किसका आ गया रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो जेई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट अगर लेंथ और एरिया दे रखा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई एक चीज नहीं दे रखी है तो उसकी जगह पर मास या वॉल्यूम दिया जाएगा तो उसको आप डेंसिटी वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर ले। तो ये अपना जो पहला कंसेप्ट था रेजिस्टेंस का, पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसका आधा पार्ट खत्म होता है। अब आधा नेक्स्ट देखेंगे कि और क्या चीजें हो सकती है और किस तरह से रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है एल और ए पे। तो दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशल टॉपिक है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग का मतलब वायर को खींचना। तो समझना, अगर आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है, उसको अगर आप खींचते हैं तो क्या होगा, खींचने पर ऑब्वियस है लेंथ क्या है बढ़ जाएगी, बट बढ़ कैसे रही है, उसका एरिया कम हो रहा है इसीलिए तो बढ़ रही है। आप किसी रबड़ को खींच कर देखना, जब आप उस रबड़ को खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी बट एरिया क्या है कम होता जाएगा। इसका मतलब लेंथ और एरिया दोनों ही वेरी कर रहे हैं, बट एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है स्ट्रेचिंग के टाइम पर, वो चीज क्या है वॉल्यूम। आप उसका लेंथ खींच बढ़ा रहे हो एंड एरिया कम कर रहे हो, तो लेंथ इंटू एरिया ही क्या होता है वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये चीज ध्यान रखना आप किसमें स्ट्रेचिंग में। बाकी आपको कोई और अदर चीज ध्यान नहीं रखनी है, केवल आपको एक चीज पता रहेगी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। कैसे समझना, अपन जानते थे कि R इक्वल्स टू रो L बाय ए होता है, ठीक है सर, पर एक और चीज देखना कि हाँ यहां पर जब आप खींच रहे हो और आप, मैं अभी बात कर रहा हूं स्ट्रेचिंग में लेंथ के साथ कैसे वेरी करेगा, तो लेंथ के साथ कैसे वेरी करेगा तो एरिया को हटाना पड़ेगा। तो एरिया को हटाएंगे कैसे, एरिया को अपन ऐसे हटा सकते हैं कि अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको रिप्लेस कर दो कि क्या होता है V इक्वल्स टू L इंटू ए। तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल्स टू V बाय L। तो मैंने जब यहां पर A की जगह V बाय L लिखा तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया R इक्वल्स टू रो L स्क्वायर बाय V। तो स्ट्रेचिंग के टाइम पर जो लेंथ होती है वो R पे कैसे डिपेंड करती है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। नॉर्मली R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट स्ट्रेचिंग के टाइम पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो इससे आपको दो रिलेशन मिल गए। वहीं अगर आपको एरिया के लिए साथ रिलेशन निकालना हो स्ट्रेचिंग के टाइम पर तो कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने यहाँ A की वैल्यू रखी V वाले फॉर्मूले से, वैसे ही आपको L की वैल्यू रख देनी है तो आपको मिल जाएगा V ओपन A स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एंड अगर चेंज पूछा जाए तो चेंज इन परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो डेल्टा आर ओपन आर, डेल्टा आर का मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इंटू 100 कर आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सबसे समझेंगे अपन इस पूरी चीज को। क्या है समझना, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, देखो स्ट्रेचिंग लिखा हुआ आ गया मतलब अपन को कौन सा रिलेशन यूज करना है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर वाला, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आसान सी बात है समझना, पहले अपने पास लेंथ L1 मैंने मान लिया 100 थी, अब अपने पास L2 कितनी हो गई 100 प्लस 10% इंक्रीज कर दिया तो कितनी आ गई 110 सर। तो पहले अपने पास 100 थी, अब लेंथ कितनी हो गई है 110 आ गई है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले अपना रेजिस्टेंस R1 था और अब रेजिस्टेंस कितना है R2 है। तो समझना मेन चीज कि R1 जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जबकि R2 जो है वो L2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको एक रिलेशन निकाल के बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज चेंज इन R, तो मैंने बोला था R फाइनल माइनस R इनिशियल ओपन, क्या बोला था R इनिशियल इंटू 100। तो वही मैं अगर R फाइनल की जगह लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर ओपन L1 स्क्वायर इंटू 100। तो यहां पर मेरे पास L2 कितना है, L2 है सर 110, तो 110 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या हो गया 100 का स्क्वायर ओपन 100 का स्क्वायर इंटू 100। तो इससे आपको 21% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 21% कैसे आया सर, तो देखो कैलकुलेशन है करोगे तो आ जाएगा, बाकी एक जुगाड़ में आपको बता रहा हूं। जब भी परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा चेंज जो होता है वो 10 के मल्टीप्लाइज में होता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, 300%। तो जब भी 10 के मल्टीप्लाई में परसेंटेज चेंज किया जाए तो एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सॉलिड जुगाड़ है, जिससे आपको बिना किसी कैलकुलेशन से एक लाइन में आप आंसर निकाल दोगे। और यही काम है मेरा आने वाले 25 दिनों में आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाना। तो देखो अगर L को 10% बढ़ाया जाए या 10 के मल्टीप्लाई में परसेंट में बढ़ाया जाए तो R में कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो देखना
आपको कुछ नहीं करना है, डबल कर देना है जितना परसेंट इंक्रीज किया। अगर 10% इंक्रीज किया तो 10% का डबल कर देना है। प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब अगर इंक्रीज किया गया है तो प्लस करना और डिक्रीज किया गया है तो माइनस करना। तो प्लस माइनस टेंस डिजिट, टेंस डिजिट का मतलब यह है कि जो पहली संख्या मतलब 10 जो है उसमें पहली संख्या क्या है 0 और दूसरी क्या है 1। तो टेंस डिजिट कौन सी हो गई, एक अपनी टेंस डिजिट है, तो उस टेंस डिजिट का स्क्वायर कर जोड़ देना या माइनस कर देना। एग्जांपल से समझना, अगर एल में मैंने 10% चेंज किया तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज जो इंक्रीज किया गया है उसको आप क्या करो सर, डबल कर दो। तो 10 का डबल कर दिया, कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद जो उसकी टेंस डिजिट है मतलब एक डिजिट छोड़ के जितने भी डिजिट है उसका आप स्क्वायर कर जोड़ दो। अगर इंक्रीज किया गया है जोड़ दो, डिक्रीज किया गया है तो माइनस कर दो। यहां मैं हर जगह ये मान रहा हूं कि इंक्रीज किया गया है, तो इंक्रीज कर जोड़ दो तो कितना आ गया 21%। दूसरा देखना, अगर 50% इंक्रीज कर दिया तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, प्लस 0 को हटाओ क्या बचा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो कितना आंसर आ गया 125%। वैसे 100 का देखो, 0 को हटाओ 10 बचा अपने पास, तो पहले 100 का डबल 200 और फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 200 300% चेंज। आप चाहे कोई भी नंबर लेकर देख लेना, आपका आंसर सही आएगा। ये जुगाड़ है जो मैंने आपको बताया। इस तरह से जो अपना पहले टाइप के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं जिनको आप देखेंगे प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ जो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा और मैं पढ़ा दूंगा तो मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत ही अच्छे लेवल के। तो आप जो नीट में आए वो तो चुटकियों में कर दोगे और एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। और ये जो एक स्लाइड है, जो एक पीडीएफ है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को अच्छे से समझने के बाद 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। चाहे पोटेंशियल डिवाइड करना हो, चाहे करंट डिवाइड करनी हो, चाहे आर इक्विवेलेंट निकालना हो या किसी का रेशो निकालना हो, कुछ भी बोल दे, केवल एक लाइन में आपको ऐसी याद करवाऊंगा जो याद कर ली तो कोई भी कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का आप चुटकियों में आंसर निकाल के दे दोगे कि ले भाई पोटेंशियल का रेशो चाहिए ये ले भाई करंट का रेशो चाहिए ये ले, करंट को डिवाइड करना ये कर दिया, पोटेंशियल को डिवाइड करना ये कर दिया, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया ये निकाल दिया, 10 सेकंड में आपका आंसर आने लग जाएगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप के होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस सारे एक सीरीज में जुड़े हुए होने चाहिए। सीरीज में जुड़े हुए होने चाहिए मतलब देखो R1 R2 R3 इनको मैंने सीरीज में जोड़ रखा है। पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक होने चाहिए, मतलब R1 R2 R3। अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो मैं ये कहूंगा कि एक कॉमन वायर जो है उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिनका ओरिजिन एक जगह से हो रहा है और खत्म भी एक जगह पे हो रहा है तो ऐसे को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। बट दो डिफरेंट पॉइंट है, वहां से मल्टीपल वायर निकलकर वो अगर आगे जाकर जुड़ रहे हैं तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और मेन चीज जो आपको समझनी है, सबसे पहले मैं आपको आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा देता हूं, तो जो आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आसान सा फॉर्मूला है। बट अगर मेन चीज इसमें है पोटेंशियल और करंट कैसे डिवाइड होती है, तो सीरीज में हमेशा जो करंट रहती है वो सेम रहती है। मतलब अगर पूछा जाए कि I1 से कितनी करंट जा रही है, सेम जो R1 से कितनी करंट जा रही है, सेम जो R2 से जा रही है, R2 से कितनी जा रही है, सेम जो R3 से जा रही है। तो करंट का मामला तीनों जगह पर सेम रहेगा। वहीं पैरेलल में हमेशा V जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अलग क्या है सर, तो सीरीज में अपने पास अलग है पोटेंशियल और पैरेलल में अपने पास अलग क्या है, पैरेलल में अपने पास है करंट। तो इसको कैसे डिवाइड करना है, दो चीजें जो अपन को कंफ्यूज करनी है, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। समझना, अपना फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू IR। तो सुनो, सीरीज में क्या कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है बॉस, करंट कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जो पोटेंशियल है उसको आपको किस रेशो में डिवाइड करना है, R के प्रोपोर्शनल के रेशो में। मतलब V1 रेशो V2 रेशो V3 इक्वल्स टू R1 रेशो R2 रेशो R3, इस तरह से प्रोपोर्शनल के रेशो में डिवाइड करना है। वहीं बात करें अगर सीरीज पैरेलल की तो समझना बॉस, V इक्वल्स टू IR। यहां पर क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे करंट को, करंट को डिवाइड करोगे सर आप I1 रेशो I2 इक्वल्स टू 1/R1 रेशो 1/R2। आसान सा मामला है, ओम का नियम ले लेना, V इक्वल्स टू IR। और किसमें क्या कांस्टेंट है वो आपको याद रखना है। सीरीज मतलब पूरा एक तार जा रहा है और एक तार में सेम करंट जाएगी, पैरेलल में अलग अलग तार है तो करंट अलग अलग जाएगी। करंट अलग अलग है मतलब सेम क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो उस फॉर्मूले में जो सेम है उसको हटाना और कौन सा प्रोपोर्शनल है कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो देख लेना और उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। अब ये जो सर्किट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें बहुत यूजफुल होता है और ये काम लगेगा। यहाँ अपने लिए यूजफुल क्या है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो वो आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है, आई दे रखा है आपको
और R1 R2 दे रखे और एक R दे रखा है, रिलेशन बिटवीन I1 और I2। तो समझना भाई, I1 और I2, तो R1 और R2 जो है वो किस में जुड़े हुए हैं सर, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो I1 रेशो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 रेशो I2, एक बार वापस लिखूंगा मैं, देखना समझना, I1 ओपन I2 पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड कैसे करेंगे, तो R2 ओपन R1 कर दो। आसान सा सवाल है और नीट में पूछा गया है बॉस ये सवाल, तो कितना आसान है वो आप देख लो और बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ सवाल आपके सामने 3-4 दूंगा जिस सब में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन ये है, ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। आसान सा मामला है, 6 और 6 किस में जुड़े हुए, पैरेलल में। 6 और 6 पैरेलल में, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो 1/R1 1/R2। मुझे तो याद है जब सेम पैरेलल में जुड़े जाए तो जितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए उतनों का डिवाइड कर दो। अगर 6 और 6 2 बार जुड़ा हुआ है तो 6 में 2 का डिवाइड कर दो, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3। अगर 6 6 6 3 बार पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 6 में 3 का डिवाइड कर दो, आंसर 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया 3। और 3 10 के साथ कैसे जुड़ा हुआ है बॉस, देखो इस तरह से, ये 10 है और ये 3 है, कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज में। तो सीरीज में 10 + 3 कितना आ गया, 13 आंसर आ गया। बहुत आसान सा मामला है, आसानी से आंसर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ये है अपने पास पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, आर इक्विवेलेंट निकालो। देख कर ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। जब भी ऐसी दुविधा आपके सामने आ जाए कि पता नहीं चल रहा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, पॉइंट मेथड का यूज करना। जो जो भी पॉइंट आपको दिख रहे उसको ए बी देते जाना। अगर कोई सीधा वायर है, इस बी से जुड़ा हुआ सीधा वायर है, तो जहां बी होगा वहां वो वायर जहां खत्म हो रहा है वहां भी बी होगा। कैसे समझना, आप एक बार एग्जांपल से समझना। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी, अगर ये बी है तो ये भी बी, अगर ये बी है तो ये भी बी, ये बी है तो ये भी बी, क्योंकि ये पूरे स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट वायर में पोटेंशियल सेम रहता है तो हर जगह बी लिख दिया। तो अब देखो ये पॉइंट क्या है, ए है, ए और बी। अब मैं एक नया सर्किट बनाऊंगा, यहां मैंने ए बना दिया, यहां मैंने बी बना दिया, बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा मैंने 16। फिर देखो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 16 का। फिर देखो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 16 का। फिर देखो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 16 का। मतलब 16 के 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 16/4 सर, 4 ओम आ जाएगा आंसर। इतना बड़ा सवाल था पर चुटकियों में अपन ने सॉल्व किया। यही जलवा है हमारा। आप 25 दिन पढ़कर देखिए फिजिक्स के जितने ये 25 टॉपिक है, चुटकियों में आप आंसर निकालेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में बहुत आते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम is a bend to form a regular hexagonal structure. Find R equivalent between A and B and A and C. एक वायर है जिसका स्ट्रेट वायर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर 6 ओम, उसको अब किस में कन्वर्ट कर दिया है कि हेक्सागन में कन्वर्ट कर दिया। हेक्सागन मतलब 6 अलग अलग टाइप की उसकी साइड्स है, तो 6 अलग अलग साइड्स है, टोटल 6 ओम था, तो एक साइड को मैं कितना बोल दूंगा, 1 ओम बोल दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टोटल भाई 6 ओम है आपके पास और उसको 6 साइड में आपने डिवाइड किया तो एक साइड कितने की हो जाएगी, 1 ओम की हो जाएगी। अब पूछा क्या, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, एक ये पूरा हो गया, तो ये पांचों जो है वो किसमें जुड़े हुए, सीरीज में। तो कुछ इस टाइप का अपना हो जाएगा ए बी। तो यहां पर अपने पास एक रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम और यहां पर अपने पास एक रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम का, और ये दोनों पैरेलल में है, तो अब तो आप आंसर निकाल ही सकते हो। वही अगर ए और सी में पूछा जाए तो ये आप होमवर्क करके देखना, कुछ नहीं करना है। ए और सी ये पॉइंट है, तो इस साइड वाले पूरे को और इस साइड वाले पूरे को सीरीज में जोड़ देना और उन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। आसान सा मामला है, आसानी से कर सकते हैं। अब कभी कभार ये दिया जाता है कि एंगल देके पूछ लेते हैं, कैसे देखना, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये देखो ए और बी दे रखा है और ये नहीं दे रखा है कि ये हेक्सागन है या कितने में डिवाइड करना है। इसका टोटल जो वायर है उसका 12 ओम दे रखा है आपको। अब उसको अपन ने इस तरह से तोड़ा है कि ए और बी के बीच में एंगल π/3, पाई का मतलब कितना होता है बॉस, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है और सर्कल में टोटल कितना होता है सर, सर्कल में टोटल होता है 360 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है अगर, और टोटल 360 डिग्री है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये टोटल सर्कल का कितना हिस्सा है, ये टोटल सर्कल का 1/6 हिस्सा है। तो 5/6 हिस्सा तो ये ऊपर है और 1/6 नीचे है। तो टोटल अगर 12 ओम था तो 12 को अगर मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूं तो 2 ओम हो गया। तो 2 में से एक हिस्सा, 6 में से एक हिस्सा तो इसको देना है, तो इसका कितना आंसर आ गया 2 ओम, और ऊपर वाले का कितना आ गया 10 ओम। मतलब 12 ओम का 5वां भाग ये ऊपर वाला है और एक भाग जो है वो नीचे वाला है। तो अब इस तरह से अपने पास आंसर आ गया कि ऊपर कितना हो गया 10 ओम और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 2 ओम। इस तरह से पैरेलल में है, आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सी बात है।
एक और क्वेश्चन ये है, बट इस क्वेश्चन को अपन तब करेंगे जब अपन व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे अगली क्लास में। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद मैंने आपको कुछ ऐसे सर्किट सॉल्व करना बताऊंगा जिसमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल का कंसेप्ट लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अपन ने रेजिस्टेंस के दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है और इसके क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, आपका पूरा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और 4 से 8 नंबर नीट में पक्के हैं बॉस, अगर इस लेक्चर को और इस पीडीएफ को आपने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। मैं भी थक गया हूँ पढ़ा के, बट इस मेहनत के लिए एक वीडियो लाइक कर देना, ठीक है।